विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस् तदा भासातिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयसा। प्रमाण और उसके फल में भेद का निर्णय हो गया था। ये भी हो गया था। 72 नंबर समवायाति प्रसंग, ये भी हो गया था शायद 72 भी ना, 73 लास्ट का है 74। एक और ये देख लेते हैं। प्रमाण तदाभासौ दुष्ट तयोद्भावितौ परिहृता परिहृत दोषौ वादिनः साधन तदाभासौ प्रतिवादिनो दूषण भूषणे च। हाँ, चर्चा इसकी हो चुकी थी। वादी ने अपना विषय रखा। वादी मान लो बौद्ध मत वाला है, सांख्य मत वाला वहीं बैठा था। उसने कहा, पहले तो बौद्ध ने अनित्य सिद्ध करा, वस्तु क्षणिक है, उसको खंडित कर दिया। किसने? सांख्य मत वाले ने। फिर जैन मत वाले आचार्य उठे, आचार्य परमेष्ठी, उन्होंने उन दोनों को खंडित कर दिया और कह दिया कि ये भी गलत वो भी गलत। अपेक्षाकृत दोनों सही, पर्यार्थिक न्याय से बौद्ध मत सही और द्रव्यार्थिक न्याय से सांख्य मत सही, पर कूटस्थ नित किसी हालत में सही नहीं है और सर्वथा क्षणिकवाद भी किसी प्रकार सही नहीं है। अपने पक्ष में आए दूसरों का परिहार करके अपने पक्ष को सिद्ध कर देने वाले की विजय होती है। अब निर्दोष पक्ष किसका सिद्ध हुआ? तो निर्दोष पक्ष तब सिद्ध होगा जब वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसे ही बताया जाए तब। तो वस्तु नित्यात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही हमारे शादवाद अनेकांतवाद से बताया गया कि भाई द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु नित्य है, पर्यार्थिक न्याय से अनित्य है। तो अपने पक्ष को निर्दोष सिद्ध कर लेता है, उसी की विजय होती है। पर पक्ष में दूषण देना, स्वपक्ष को सिद्ध कर लेना, दूषित पक्ष को प्रमाणाभास कहेंगे, निर्दोष पक्ष को प्रमाण कहेंगे। यही आगे का ये भी कल हो चुका था। संभवद अन्यद विचारणीयम, संभवद अन्यद विचारणीयम। हाँ, क्योंकि ये मिला हुआ है ना, संभवत त में हलंत हो जाएगा, द का त हो जाएगा, अन्यत विचारणीयम। अब यहाँ आचार्य बता रहे हैं प्रमाण से भिन्न नए आदि तत्वों का स्वरूप दूसरे शास्त्रों से जान लेना चाहिए। अब ये तो संक्षिप्त बुद्धि वालों क्या बताएंगे, इसको अल्प बुद्धि वालों के लिए ये ग्रंथ रचा गया है। नयों का विस्तार तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो करे दूसरे शास्त्रों से नयों की पूरी व्याख्या जान लो और प्रमाण के द्वारा गृहीत अर्थ को ही नय स्वीकार करता है। निरपेक्ष नय मिथ्या, सापेक्ष नय सम्यक और द्रव्यार्थिक नय, पर्यार्थिक नय, उसके भी अनेक प्रकार के जो भेद प्रभेद लोग चर्चा करी है उसको हमें अन्य ग्रंथ से समझ लेना चाहिए। इतना ही कहकर इस ग्रंथ की समाप्ति कर दी। परीक्षा मुख मादर्शम पढ़ो आगे सूत्र है। अच्छा, ये इसका कंक्लूजन है इसका। हेयोपादेय तत्वयो संविदे मादृशो बाला परीक्षा दक्षवद व्यधाम। जिस प्रकार मादर्श जिस प्रकार परीक्षा करने में कुशल व्यक्ति अपने प्रारब्ध कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं, उसी प्रकार अपने सदृश मंद बुद्धि वाले बालकों के हेय और उपादेय तत्व का ज्ञान कराने के लिए दर्पण के समान इस परीक्षा ग्रंथ को मुझ अल्पज्ञ ने पूर्ण किया। आचार्य यहाँ बता रहे हैं
आदर्श किसको कहते हैं? दर्पण को। दर्पण निर्मल होता है तो सामने रखी वस्तु यथावत नज़र आती है। यदि दर्पण में कुछ कालिक वालिक लगी हुई है तो यथावत वस्तु नज़र नहीं आती। अब यहाँ आचार्य बता रहे हैं परीक्षा किसे कहते हैं। पहले हमने बताया था आपको परीक्षा की परिभाषा। विरुद्ध नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाएं प्रवर्तमानो विचार परीक्षा। नाना प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। अब जो विरुद्ध नाना युक्तियों में देखिएगा प्रबलता किसकी है, दुर्बलता किसकी है। प्रबल युक्ति का मतलब निर्दोष युक्ति, दुर्बल युक्ति का मतलब सदोष युक्ति। अब जिसके विचारों में निर्मलता होगी, आदर्श बोला ना, मैं निर्दोष युक्ति पूर्वक परीक्षा करो। हम जो युक्ति देंगे, तर्क देंगे, हेतु देंगे, वो सब आदर्श दर्पणवत निर्मल होना चाहिए, तब वो परीक्षण भी सही होगा। परिमण समन्ता, परीक्षण माने जांच पड़ताल, हर पहलू से वस्तु के स्वरूप का निरूपण करना, ये परीक्षा हो गया। और उसमें हे उपादेय तत्व का ज्ञान कराया जाएगा। हे क्या है, उपादेय क्या है, इस प्रकार जान करके मादिशु आचार्य अपने लिए बोल रहे हैं। ये माणिक चंद आचार्य अपने लिए क्या बता रहे हैं? मादिशो बाला, अपने को भी बाल बुद्धि वाला बता रहे हैं। देखो, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ सभी आचार्य अपने को ऐसा ही कहते हैं, बाल बुद्धि, अल्प बुद्धि। अल्पज्ञता तो है ही है, लेकिन अहंकार और ममकार उनमें रंच मात्र भी नहीं था। हम अपने को बालक सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अरे हम तो विद्वान हैं, अपने को विद्वान घोषित करते हैं, लेकिन इतने बड़े आचार्य भी अपने को अल्पज्ञ सिद्ध कर रहे हैं। फिर बता रहे कि परीक्षा में दक्ष और कोई हो तो इसे समझ लेना। मैंने तो परीक्षा मुख्य ग्रंथ की पूर्ति करी और दर्पण के समान प्रत्येक विषय को व्यवस्थित ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। हे क्या है, उपादेय क्या है, प्रमाणाभास क्या है, सम्यक प्रमाण क्या है, इन सब की चर्चा करी है और ग्रंथ की पूर्ति हो गई। लेकिन अब आपके अंदर यदि संस्कृत में आगे का दिया हुआ आपका तो और देख लो। नहीं, हमारे यहाँ इसमें दिया है प्रत्यक्ष लक्षण का निर्णय और सन्निकर्ष खंड का खंडन है। क्या संस्कृत वाला? ननु विशद प्रतिभासात्मकम ज्ञानम प्रत्यक्षमिति, आगे संस्कृत है क्या? इसमें एक दिया है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत वरे वर्तक तर्क निर्णयवाद अजल्प वितंडा हेतु भाषित छंद जाति निग्रह स्थानानां तर्क ज्ञानात् निश्रेय सादिगम। थोड़ा फर्क पड़ रहा है इसमें। विशद प्रतिभा पहले पढ़ा था ना, विशद प्रतिभा मन निर्मल। विशद किसे कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान को विशद कहा था। निर्मल का मतलब, अब निर्मल कौन कला? ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम में देखो, अगर अवधि ज्ञान मन परिज्ञान करे तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। इंद्रिय और मन की सहायता से जो होता है उसे परोक्ष कहते हैं। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान एक देश विशद है, क्योंकि छाप समय ज्ञान है तो विशद, इंद्रिय और मन की सहायता नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान में तो ज्ञानावरण कर्म का संपूर्ण नाश हो गया, तब केवल ज्ञान प्रकट हुआ। सकल विशद, सकल प्रत्यक्ष तो है केवल ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान। अब ये कह रहे विशद प्रत्यक्ष को आपने सम्यक ज्ञान बताया, ऐसा किसका मत है? जैन मत का है। जैनाय मतम न युक्ति युक्तम। अब दूसरे मत वालों ने क्या बताया था आपको पहले? नहीं, सन्निकर्षी तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि हम तो आंखों देखी बात को ही तो प्रत्यक्ष कहेंगे। अब आचार्य ने कहा नहीं, इंद्रियों की सहायता है उसमें। अब सन्निकर्ष को उसने जड़ माना था, तो जड़ से जड़ मिल जावे, जानना देखना होगा क्या? द्रव्येंद्रिय को स्वीकार करता है, द्रव्येंद्रियाँ जड़ हैं, और जिस पदार्थ को ज्ञेय बना रहा है वो मूर्त पदार्थ इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है उसका। अमूर्त का तो इंद्रियों से जानना होता ही नहीं है, तो दोनों ही जड़ हैं। अब दोनों जड़ जान के जानकारी कैसे होगी, ज्ञान कैसे होगा? उचित नहीं है। प्रत्यक्ष लक्षण सन्निकर्ष को ही प्रत्यक्ष मानो, और जो अपने आचार्य बता रहे हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इसमें हाँ, साम्यावहारिक प्रत्यक्ष बोल सकते हैं।
सन्निकर्षस्य अव्यापकत्वं दृश्य विद्यते तद अभावेपि चक्षुषा रूपादि ज्ञानोत्पत्ते कथम प्रत्यक्ष लक्षणम उत्तम सन्निकर्ष। आचार्य बता रहे, बताओ ज्ञेय पदार्थ तो बहुत व्यापक हैं, बहुत बड़ा है ना ज्ञेय पदार्थ। ज्ञेय लोक अलोक सही पदार्थ ज्ञेय बनेंगे सारे। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि की चर्चा हम करें तो मात्र इंद्रिय प्रत्यक्ष से हो पाएगी क्या? इंद्रियां तो अभिमुख और नियमित पदार्थ को ही जानती हैं। ये दीवार के बाहर भी पदार्थ हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पता है स्पर्श आदि चतुर्णाम अपि इंद्रियाणाम विषयम संबंध। जो नेत्रेंद्रिय को छोड़ दिया, 5 इंद्रियां है ना। नेत्रेंद्रिय तो प्राप्यकारी है ही नहीं, माने सन्निकर्ष का मतलब टच करके छू करके जानना, उसका स्पर्श होना चाहिए। तो प्राप्यकारी 4 इंद्रियां बन सकती हैं, लेकिन चक्षु इंद्रिय तो अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी उसका सन्निकर्ष कहाँ हुआ? उनने सन्निकर्ष का अर्थ बताया था छू कर जाना, उससे टकराना चाहिए, बस संबंध होना चाहिए। चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी तो है नहीं, अब तुम उसको प्राप्यकारी मान लो तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि आँख तो निकल कर वहाँ बाहर जाती नहीं है, और पदार्थ यदि आँख से टकरा जाए, बिल्कुल सट जाए तो नज़र ही नहीं आएगा। इस तरह से और भी चर्चा करी हमारे आचार्य ने। मन को भी सन्निकर्ष में मानेंगे क्या? नहीं, मन तो उसको 9 इंद्रिय बताया है, उसकी चर्चा बौद्ध मत में है ही नहीं। वो तो 5 इंद्रियों को ही स्वीकार करते हैं, मन को स्वीकार करते ही नहीं है। मन उनको कहाँ दिख ही नहीं रहा, वो तो हृदय स्थान पर 8 फागुनी के आकार की रचना है। अब यहाँ फिर बता रहे हैं यदि तो आपको इसके खींचना है तो इसका एक बार समझ में आ रहा है। ननु यदि ननु माने शंकाकार का कहना है, यदि चक्षुष प्राप्यकारित्वम प्रत्यक्ष तो अप्रसिद्धम तद अनुमानात। अब कर ठीक है, चलो हम मान ले रहे हैं तुम्हारी बात कि चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, तो क्या हुआ? अनुमान ज्ञान से हम जान लेंगे, पर अनुमान प्रत्यक्ष के बिना होगा कैसे? प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान ज्ञान होता है। स्मृति ज्ञान हुआ, फिर प्रत्यभिज्ञान हुआ, अनुमान ज्ञान हुआ, अनुमान तो बाद में आता है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, इतना हमारे आचार्य ने बताया परोक्ष में। अनुमान जिसको देखा ही नहीं है उसके प्रति अनुमान भी कैसे होगा? पहले व्याप्ति पूर्वक बताना पड़ेगा कि अन्वय व्यतिरेक पूर्वक समझाना पड़ेगा कि देखो यहाँ धुआं है ना बच्चों, देखो अग्नि भी है, अग्नि में से धुआं निकल रहा है ना, उनको दिखाया। अब कहीं दूसरी जगह वन प्रांत में गए, वहाँ धुआं निकलता देखा, अब उसको बता रहे कि देखो तुमने किचन में रसोई घर में देखा था ना, तो यहाँ पर्वत के पास धुआं निकल रहा है, तो यहाँ भी अग्नि अवश्य है। तो जिसको देखा ही नहीं है, अतीन्द्रिय विषय जो है, उसके प्रति अनुमान कैसे होगा? बनेगा ही नहीं। उनके हिसाब से नहीं बनेगा, हमारे हिसाब से बन सकता है। हमारे यहाँ तो अनुमान द्वारा ही सर्वज्ञ की सिद्धि करी है। वो मात्र इंद्रिय प्रत्यक्ष को मानते हैं, हमारे यहाँ इंद्रियों को प्रत्यक्ष कहा ही नहीं, परोक्ष कहा इंद्रिय ज्ञान को। तो बात अलग है। अब क्या बता रहे हैं? तद अनुमान तत्सिद्धि करिष्यामो वयम परमाणुवत। बता रहे देखो परमाणु भी तो मूर्तिक है, अनुमान ज्ञान से परमाणु की सिद्धि हम करते हैं ना। स्कंद का टुकड़ा टुकड़ा होता चला गया, होता परमाणु हो गया। तो परमाणु है तब तो स्कंद बना, स्कंद है तो परमाणु के बिना स्कंद बन नहीं सकता। पर आचार्य बता रहे हैं कि परमाणु तो इंद्रिय गोचर होता ही नहीं है। सूक्ष्मत्वात् परमाणु न प्रत्यक्षतः, इंद्रियों के द्वारा परमाणु का देखना होता नहीं है। परमाणु को हम देख नहीं सकते। परमाणु को कौन प्रत्यक्ष पूर्वक जान सकता है? सर्वावधि ज्ञान। सर्वावधि परमावधि वाले जो है ना, वो परमावधि का भी पता ध्यान, सर्वावधि वाले तो निश्चित ही है कि उनका अवधि ज्ञान परमाणु का प्रत्यक्ष पूर्वक जान देखता, मतलब परमाणु को प्रत्यक्ष पूर्वक देखते हैं, जानते हैं वो सर्वावधि वाले, देशावधि वाले नहीं। और उनकी अवधि ज्ञान की चर्चा ही नहीं है। पर परमाणु को तुम कैसे बता रहे हो कि इंद्रियों से जाना जा सकता है और अनुमान से जाना जा सकता है? अनुमान भी जो इंद्रिय जिसका इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है उसी का अनुमान से उसी के अनुमान से जानकारी हो सकती है, बौद्ध मत के हिसाब से। तो हमारे यहाँ तो इंद्रिय प्रत्यक्ष परोक्ष ही माना है। अब ये क्या बता रहे हैं
परमाणु रस्ती परमाणु है तो स्कंद आदि कार्य देखा जाता है। कार्य को देखकर कारण का ज्ञान होना। स्कंद मौजूद है तो स्कंद है, तो स्कंद किसे कहते हैं? अनेक परमाणुओं का समूह स्कंद होता है। स्कंद को देखकर हमने परमाणु का ज्ञान किया। तो क्या बता रहे? कार्य को देखकर कारण को जाना जाता है। तो हमारे आचार्य बोल रहे अन्यथा अनुत्पत्ति, तो ये तुम स्वीकार करते नहीं हो। अन्वय व्यतिरेक उसने स्वीकार कहाँ किया? वो तो हेतु का लक्षण बताता है। पक्ष सपक्ष में हो और विपक्ष में न हो, उसे हेतु कहते हैं। अब परमाणु इंद्रिय प्रत्यक्ष होता नहीं है तो बौद्ध मत का विषय ही नहीं बनेगा। पहली बात तो अब तुम कार्य कारण हेतु बताओ, तो जिसको तुमने हेतु का लक्षण बताया, पक्ष सपक्ष में होना विपक्ष में नहीं होना, परमाणु तो किस में डाले? आपके बौद्ध मत के अनुसार तो किस में डलेगा वो? हमारे आचार्यों के अनुसार तो अन्वय व्यतिरेक पूर्वक चर्चा चल रही है, पर उनके बौद्ध मत के अनुसार सर्वथा क्षणिक मान रहा है। सर्वथा क्षणिक में न स्कंद की चर्चा हो पा रही है न परमाणु की चर्चा हो पाई, हो ही नहीं पाई कुछ भी। तुम्हारे अनुमान भी फेल कर रहा है। इंद्रिय अब बता रहा बहिर्इंद्रिय त्वग इंद्रियवत इति अनुमानात् चक्षुषा प्राप्तार्थ प्रकाशकत्व सिद्धि भवत्येव प्राप्तिरेव सन्निकर्ष। बाहर इंद्रियां हैं तो बाहर इंद्रिया में क्या लेंगे? द्रव्येंद्रिय, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोति इंद्रिया। अब त्वक लिखा था इसने इंद्रियवत, तू अग इंद्रिय। अब त्वक इंद्रिय से उन्हें हो सकता मन को लिया हो, मन को लिया हो, लेकिन मन हो या इंद्रिय हो, मन से होने वाला ज्ञान भी साम्यावहारिक प्रत्यक्ष है, इंद्रियों से होने वाला भी साम्यावहारिक प्रत्यक्ष है। साम्यावहारिक प्रत्यक्ष किसी प्रत्यक्ष के द्वारा हम परमाणु को नहीं जान सकते। परमाणु अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। हाँ प्राप्त, क्योंकि आप प्राप्यकारी मानते हो। सन्निकर्ष को तुमने प्राप्यकारी माना। प्राप्यकारी माने टकरा कर जानना। इंद्रियां का संबंध स्कंद से संभव है लेकिन परमाणु से संभव नहीं है, क्योंकि परमाणु इंद्रिय गोचर है ही नहीं। अग्नि तो इंद्रिय गोचर भी थी और धुआं भी इंद्रिय गोचर था, तो वहाँ तो तुम्हारा सन्निकर्ष पूर्वक तुमने कार्य हेतु कारण हेतु करके चर्चा कर दी। धुएं रूप कार्य को देखा, उस कार्य को देखकर अग्नि को जाना, पर अग्नि तो इंद्रिय प्रत्यक्ष भी थी और परमाणु इंद्रिय प्रत्यक्ष है नहीं। जो साध्य इंद्रिय प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, उसको तुम साध्य कैसे बनाओगे? बना ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता ना। प्राप्तार्थ प्रकाशकत्व असिद्धि, आप तो प्राप्यकारी मानते हो सन्निकर्ष को, और जो प्राप्यकारी इंद्रियों के द्वारा ये परमाणु को देखा ही नहीं जा सकता। उसने साध्य अग्नि को बनाया था ना, तो साध्य अग्नि जो तो इंद्रिय प्रत्यक्ष हुई थी, उसके साथ आपने बता दिया पक्ष अपक्ष विपक्ष करके चर्चा कर दी, पर परमाणु इंद्रिय प्रत्यक्ष है ही नहीं। तो पहले तुम साध्य कैसे बना रहे हो उसको? सन्निकर्ष उसके साथ होता ही नहीं। परमाणु के साथ परमाणु इंद्रिय गोचर नहीं है, फिर उसके साथ सन्निकर्ष नहीं बनेगा। यही तो लिख रहे हैं आचार्य। ततो न सन्निकर्षस्य अव्याप्ति अपि न समीचीनम। अव्याप्ति बैठती है। यदि तुम यहाँ पर कहो कि हम स्कंद रूप कार्य को देखकर परमाणु को जान सकते हैं, तो आचार्य बोले सन्निकर्ष के बिना आपकी हर जानकारी सन्निकर्ष पूर्वक होती है। सन्निकर्ष को ज्ञान बताया उसने। सन्निकर्ष के बिना पदार्थ की जानकारी होती नहीं है, तो सन्निकर्ष परमाणु के साथ बैठता ही नहीं है, तो अव्याप्ति दोष आ जाएगी। इसलिए तुम्हारा अनुमान सम्यक अनुमान नहीं, अनुमान आभास हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ, पक्ष ठहराया आपने परमाणु को, साध्य कहो पक्ष कहो, साध्य पर ठहराया परमाणु को। अब जिसको तुम साध्य बना रहे हो
उसको स्वीकार तुम्हारे मत में होना चाहिए ना, तुम्हारे मत में उसकी सिद्धि होनी चाहिए ना। परमाणु इंद्रिय प्रत्यक्ष है ही नहीं और तुम उसी को साध्य बनाते हो, उसी को हेतु बनाते हो, उसी को पक्ष बनाते हो जो इंद्रिय प्रत्यक्ष हो। परमाणु इंद्रिय प्रत्यक्ष है ही नहीं, साध्य कहाँ से बना? पक्ष विपक्ष पक्ष सपक्ष किसी में भी नहीं जाएगा तुम्हारा। हाँ, बनेगा ही नहीं। सन्निकर्ष परमाणु के साथ, परमाणु से इंद्रियों, परमाणु का इंद्रियों से ज्ञान होता ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। तथा ही अस्मिन् अनुमाने चक्षुषा पक्षत्वम वर्तते, जिसके साथ चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष संभव है। तत्किम लौकिकस्य अलौकिकस्य, प्रश्न किया हमारे आचार्य ने। आप जिसको पक्ष स्वीकार करते हो और अनुमान के द्वारा उसकी सिद्धि करना चाह रहे हो, ये बताओ आपका साध्य जो है अथवा पक्ष है वो लौकिक है कि अलौकिक है? अलौकिक माने इंद्रिय गम्य ना हो, लौकिक माने इंद्रिय गम्य हो। तुमने जिसको पक्ष बनाया वह लौकिक है या अलौकिक है? प्रश्न किया हमारे आचार्य ने। लौकिकस्य चेत, यदि लौकिक मानते हो तो बहिरिंद्रियत्वात्, बहिरिंद्रिय का मतलब द्रव्येंद्रिय, द्रव्येंद्रियों से वो गोचर हो सकता है। अब द्रव्येंद्रिय से गोचर कहो तो आचार्य बता रहे उसमें भी बाधा आती है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय तो अप्राप्यकारी है, तो वहाँ भी तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनती। और अलौकिक मानो तो अलौकिक में तो तुम्हारी चर्चा किसी हालत में नहीं हो सकती, क्योंकि अलौकिक चीज़ों को हम इंद्रियों से जान ही नहीं सकते। हाँ, इसलिए कालात्यपादिष्ट ये दोष आता है। कालात्यपदिष्ट ये एक दोष है। आपने इसको न्याय दीपिका में पढ़ा था। किसको कहते हैं? किसी भी काल में उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। अपदिष्ट, किसी भी काल में आपके सिद्धांत की सिद्धि नहीं हो सकती। नेत्रेंद्रिय अप्राप्यकारी ही है। भूतकाल की चर्चा करो, वर्तमान काल की चर्चा करो, भविष्य काल की चर्चा करो, किसी भी काल में तुम्हारा सिद्धांत नहीं बैठता, तो कालात्यपादिष्ट यह दोष हो गया, बाधित विषय दोष हो गया। इस प्रकार के अनेक दोष आ जाते हैं आपके मत में। अपदिष्ट माने अकथित, किसी भी सिद्धांत में, किसी भी मत के द्वारा, किसी भी काल में ये बात सिद्ध नहीं हो सकती कि चक्षु इंद्रिय प्राप्यकारी है। चक्षु इंद्रिय अलौकिक को भी जान सकती है। आपने अलौकिक को यदि साध्य बनाया तो इंद्रिय गम है ही नहीं, और लौकिक को साध्य बनाया तो चक्षु इंद्रिय गम्य सन्निकर्ष होता नहीं। ये बात उपदिष्ट माने कथित, अपदिष्ट माने अकथित, या दो सदोष कथन मान लो। उपदिष्ट कहेंगे सम्यक कथन को, अपदिष्ट कहेंगे मिथ्या कथन को, ऐसे भी ले सकते हैं। मान्यता है ही नहीं। इस प्रकार के कथन को किसी भी काल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूरी परिभाषा मैं आपको कल बता दूंगी, न्याय दीपिका में आ चुका है। कालापदिष्ट दोष किसे कहते हैं? बाधित विषय तो मालूम ही है। विषय माने ज्ञेय पदार्थ, और बाधित माने प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से जिसमें बाधा आ रही हो, बाधित विषय हो गया। हाँ, वो केस, अब एक दिन परीक्षा में शुरू में बताया था ना, उड़ तो रहा था केस और जान लिया मच्छर। मान लो है मच्छर, जान लिया केस, तो उल्टा सीधा हो गया ना। अच्छा, यदि तुम चक्षु को अलौकिक मानते हो, द्वितीय पक्ष को स्वीकार करो, तो हेतु आश्रयासिद्ध, आश्रयासिद्ध हेतु हो गया तुम्हारा, तब भी दोष आ गया। अलौकिक चक्षुषो अद्यापि असिद्ध, अलौकिक चक्षु तो कोई आसिद्ध है ही नहीं, और अनुमान से भी उसकी सिद्धि होती नहीं, फिर उसके सन्निकर्ष भी कैसे बनेगा? नहीं बन सकती। अलौकिक चक्षु कोई होता ही नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय करके चर्चा करी है।
भावेंद्रिय कहेंगे क्षोभशम शक्ति को। लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, निवृत्ति उपकरण द्रव्येंद्रियम। ये लौकिक अलौकिक तो आप अन्य मत की अपेक्षा विशेषण लगा लो। उनके मत में तो क्षोभशम लब्ध्युपयोगो भावेंद्रिय इस प्रकार की चर्चा ही नहीं है, तो सन्निकर्ष अलौकिक के साथ कैसे होगा? वो तो चैतन्य की परिणति है। उन्हें हमारा चैतन्य शक्ति ही ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग रूप परिणमन करता है। अब आपका क्षोभशम कितना है? पुण्य पाप के अनुसार ज्ञानावरण कर्म की जितनी शक्ति है, देशघाती का उदय होता है, सर्वघाती का अनुदय होता है। इस चीज़ को तो जानते ही नहीं है। अब उसके अनुसार हमारी चैतन्य शक्ति का जो है वो किस लेवल पर है, आपका क्षोभशम किस लेवल पर है। जैसे एक इंद्रिय जीव है तो उसको स्पर्शन इंद्रिय संबंधी तो क्षोभशम है, पर रसना घ्राण चक्षु श्रोत इंद्रिय संबंधी क्षोभशम ही नहीं है। तो मान लो स्पर्शन इंद्रिय मौजूद है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय में एक इंद्रिय का कितना क्षोभशम संभव है? जितना पंचेंद्रिय का संभव है उतना एक इंद्रिय का संभव है क्या? हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्योंकि उत्कृष्ट क्षोभशम संगी पंचेंद्रिय की पता है। एक इंद्रिय के उत्कृष्ट क्षोभशम हो ही नहीं सकता। ये बात है। देखो, एक ग्रंथ के द्वारा सारा आंसर नहीं मिल सकता। अपन को जीवकांड में लेना पड़ेगा, किस इंद्रिय का किस पर्याय में स्पर्शन इंद्रिय का क्षोभशम विशेष है, रसना इंद्रिय का क्षोभशम विशेष है। अब चक्षु इंद्रिय का क्षोभशम किसको बताया? भरत चक्रवर्ती। हाँ, ये चीज़ अलग अलग सारे ग्रंथ के अनुसार चलेगा। इस विषय को थोड़ा सा और है। चक्षु अप्राप्तार्थ प्रकाशकम शाखा सुधादीधि समान काल प्रतीति ग्रहणात् अन्यथा अनुपत्ति। हमारे आचार्य बता रहे हैं कि चंद्रमा आकाश में है और हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर हमें वृक्ष भी नज़र आ रहा है और चंद्रमा भी नज़र आ रहा है। अब ये बताओ, यदि सन्निकर्ष पूर्वक जानकारी आप बताते हो तो आपका चक्षु इंद्रिय से जो होने वाला ज्ञान है उसका सन्निकर्ष शाखा से हुआ या चंद्रमा से हुआ? किससे हुआ? हम तो दोनों को एक साथ देख रहे हो। उधर दृष्टि डाली, सामने चंद्रमा भी नज़र आ रहा है और पेड़ के झरोके में से बीच में चंद्रमा दिख रहा था, तो पेड़ को भी देखा और चंद्रमा को भी देखा। और सन्निकर्ष हुआ तो क्रम से होगा, पहले शाखा को देखेंगे फिर बाद में चंद्रमा को देखेंगे, क्रम बन जाएगा। और यहाँ पर सुधादिधि का अर्थ हुआ शीतल होती है किरणें जिसकी, वो अर्थ हो गया चंद्रमा। अब आचार्य बता रहे आपका हेतु समीचीन नहीं बन रहा है, क्योंकि सन्निकर्ष पूर्वक विषय स्पष्ट कहाँ हो पा रहा है। अन्वय व्यतिरेक मानेंगे तो सब हो जाएगा, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। हमारा क्षोभशम इतना है, हमने दृष्टि डाली तो हो सकता है कि मतलब हमारी दृष्टि यदि हम चंद्रमा को नहीं देखना चाह रहे हैं, हमारा उपयोग मात्र वृक्ष को देखना है, ये उपयोग के ऊपर निर्भर है, तो हम अपना उपयोग वृक्ष पर केंद्रित कर देते हैं। यदि मेरा वृक्ष कुछ विशेष को देखना नहीं है, दृष्टि डाली दोनों दिख रहा नजर आ रहा है। और ज्ञान शक्ति से तो देख रहे हैं, इंद्रियां थोड़ी देख रही हैं। इंद्रियां तो झरोखा की तरह, खिड़की की तरह माध्यम है। क्षोभशम शक्ति जो है वो चैतन्य शक्ति है, उससे जानना देखना होता है। अब प्राप्य कार्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष तो भावेंद्रिय के द्वारा क्षोभशम हमको प्राप्त हुआ, जैसा उसके अनुसार जानना देखना हो रहा है। द्रव्येंद्रिया तो मीडियम माध्यम बन रही हो तो। अब लिख रहे हैं पूर्वम यदि आपके प्राप्य कार्य पाना हो तो पहले शाखा को, क्योंकि शाखा पहले आकाश, चंद्रमा तो बहुत ऊंचाई पर है, शाखा तो यहीं पेड़ यहीं लगा हुआ है, शाखा के बाद ही चंद्रमा नजर आएगा। दोनों के युगपत प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि सन्निकर्ष इतना व्यापक है ही नहीं। सन्निकर्षस्य अव्यापकत्वात्, सन्निकर्ष अव्यापक होता है, फिर प्रत्यक्ष का लक्षण उसमें घटित नहीं होगा। व्यापक भाव होता है ना। प्रत्यक्ष किसे कहें? विशदम प्रत्यक्षम। केवल ज्ञान सभी द्रव्य सभी गुण सही पर्यायों को जानता है, उसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। हमने विशदम प्रत्यक्षम करके प्रत्यक्ष की परिभाषा दी, आपने सन्निकर्ष पूर्वक इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक प्रत्यक्ष की चर्चा करी है।
तो आचार्य बताए घटित नहीं होता है। इसलिए मान लो कि जो विशद ज्ञान है उसी को विशद प्रतिभास को ही प्रत्यक्ष कहेंगे। इंद्रियों की सहायता से होने वाला सन्निकर्ष पूर्वक होने वाला ज्ञान किसी प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, वो परोक्ष ही है। प्रमाण गृहीत अर्थ एक देश ग्राही, प्रमातु अभिप्राय विशेषो नया। प्रमाण के द्वारा गृहीत विषय को नय ग्रहण करता है, एक देश ग्रहण करता है। माने अब जैसे हमें द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता रही तो हम पर्यार्थिक नय के विषय को गौण करेंगे। पर्यार्थिक नय को मुख्य बना रहे हैं तो द्रव्यार्थिक नय के विषय को गौण करेंगे, इसीलिए एक देश ग्राही लिखा। लेकिन अब गौण मुख्य कर रहा है, अन्य धर्म का अभाव नहीं बता रहा है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है। हाँ, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अब वचन में उस प्रकार की शक्ति नहीं है कि सभी धर्मों का एक साथ प्रतिपादन हो सके। इसलिए द्रव्यार्थिक ने जब द्रव्य की दृष्टि चर्चा करेगा तो कहेगा कि पदार्थ नित्य है, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। अब पर्यार्थिक ने को मुख्य कहेंगे तो कहेगा द्रव्य तो है लेकिन उसमें निरंतर परिणमन होता रहता है। परिणमन है लेकिन द्रव्य का नाश नहीं होता है। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, पर्यायों की अपेक्षा उत्पाद व इन दो धर्मों को पकड़ेंगे और द्रव्यार्थिक ने की अपेक्षा ध्रुव धर्म को पकड़ेंगे। तीनों ही वस्तु के धर्म हैं। परिणमनशीलता, परिणमन करने की योग्यता है, वो भी तो वस्तु का धर्म हो गया ना। जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है, उस योग्यता, वो योग्यता किसमें? द्रव्य में ही तो है, लेकिन योग्यता है। अब पर्यार्थिक ने योग्यता तो है, लेकिन जिस समय हम मनुष्य हैं, पर्यार्थिक ने उसको कहेगा व्यंजन पर्याय की अपेक्षा अभी हमारी व्यंजन पर्याय जो है ना मनुष्य गति है और बुद्धिमान मनुष्य आयु चल रही है तो हम मनुष्य हैं। लेकिन जो मनुष्य है उसमें योग्यता तो अन्य गति में वर्णन करने की भी योग्यता है, लेकिन वर्तमान में प्रकट तो मनुष्य पर्याय है। अब वो अपनी पुण्य पाप के अनुसार जैसा उसकी परिणति रही, वो देव पर्याय में भी जा सकता है, त्रियंज में भी जा सकता है, नरक। योग्यता तो सब प्रकार की है, लेकिन परिणमन योग्यता के होते हुए भी परिणमन पर्याय जो प्रकट पर्याय है, जो मैंने वर्तमान में एक ही पर्याय बनेगी। जिस समय मनुष्य पर्याय, उस समय तिर्यंत पर्याय, नरक की पर्याय, देव पर्याय सब एक साथ नहीं बन सकती। तो क्रमवर्ती न पर्याय क्रमवर्ती होती है, ये चीज़ बता रहे हैं। सकलादेश प्रमाणाधीन, सकलादेश का मतलब सभी धर्मों का अस्तित्व स्वीकार करता है, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, ये हुआ प्रमाण। विकलादेश न्यायाधीन, विकल माने एक को मुख्य बनाएगा, अन्य को गौण करेगा। इसकी ये चर्चा होगी। न्याय की परिभाषा हो क्या हो गई? विकलादेशो न्यायाधीन, सकलादेशो प्रमाणाधीनो। प्रमाण का विषय कैसा होता है? सभी धर्मों को समान रूप से मुख्यता देते हुए जो विषय को ग्रहण करे उसे कहते हैं प्रमाण। और एक को मुख्य अन्य को गौण बना करके चर्चा करे उसको कहें विकलादेश। प्रमाण कथन नहीं करेगा, प्रमाण तो अनेक ज्ञान जानता है। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। मति ज्ञान, मति ज्ञान, मति ज्ञान कहना तो मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? आद्य परोक्षम, इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। अभी इस पर सकलादेश ही है। अब हम विभाजित करेंगे, एक समय में एक ही इंद्रिया काम करेगी। जिस समय हम रूप को देख रहे हैं उस समय रूप का ज्ञान होगा, शब्द का ज्ञान नहीं होगा। अब यहाँ से चर्चा चली न्यायपूर्वक, एक समय में एक ही इंद्रिय कार्यान्वित होगी ना, कार्य करेंगी ना। मति ज्ञान कर रहे हैं तो वो बता रहे पांचों इंद्रिय और मन की अपनी अपनी पर्याय के अनुसार पंचसंगी पंचेंद्रिय, तो पांचों इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान हो गया। अब ये परिभाषा होगी प्रमाण। योग्यता उसके पास सभी है, नेत्र जानने की भी योग्यता है, कर्ण जानने की भी योग्यता है, नाश, ये प्रमाण का विषय हो गया। अब नए क्या, हाँ अब करेंगे भाई, योग्यता तो सब है। अब इस समय वो किसको देखने में लगा? नेत्र का प्रयोग कर रहा है
तो कहेगा अभी अन्य इंद्रियों से जानना उस समय नहीं हो रहा है। जिस समय नेत्र इंद्रिय से जानने की क्रिया हो रही है उस समय अन्य इंद्रियों से जानने की क्रिया नहीं हो रही थी। तो नेत्रेंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान मुख्य हो गया और अन्य वाला गौण में चला गया है। तो उसके पास सभी योग्यता, अभी मेरे पास योग्यता है कि हम छटाला का भी अर्थ आपको बता सकें। नहीं, समय भेद पड़ेगा, बस समय बहुत छोटा होता है। 100 पान एक साथ छेद दिया, मतलब तह लगा के रखा था और तेज कोई नुकीला सुई था, उसको जोर से डाला, सुई क्रम से ही गई, लेकिन डालते ही आपको तुरंत दूसरे तरफ सुई नज़र आ गई, डालते ही नज़र आ गई, लेकिन समय बहुत छोटा होता है, क्रम से ही सुई अंदर प्रविष्ट हुई। ऐसा अब नए संक्षेप में बता दिया, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय, ये नय के 2 भेद हैं। द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन है उससे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। प्रयोजन माने विवक्षित विषय, जिसको विवक्षित बना रहे हैं। द्रव्य को का कथन करने की विवक्षा चल रही है तो द्रव्यार्थिक नय, पर्याय का कथन करने की विवक्षा चल रही है तो पर्यार्थिक नय। पर्याय अर्थ प्रयोजनमस्ति पर्यार्थिक। पर्याय का कथन, अर्थ माने प्रयोजन, जिस समय हम पर्याय के विषय, पर्याय की चर्चा करना चाह रहे हैं उसी का कथन करना मेरा प्रयोजन है। किस प्रयोजन से आए हो? हम इस प्रयोजन से आए, हमारा विषय ये है, इस समय हम इस चीज़ की चर्चा करेंगे, किसी एक धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो पर्यार्थिक नहीं हो गया। मतलब पर्यायार्थिक न से आप उस विषय का पूरा ध्यान रखना, काल भेद पूर्वक जो चर्चा होगी, क्रमवर्ती न पर्याय, काल भेद पूर्वक, प्रयास परिभाषा भी क्रमवर्ती न पर्याय, तो क्रमवर्ती का मतलब काल भेद, काल भेद पूर्वक जब चर्चा प्रारंभ होगी उसको पर्यार्थिक नय कहेंगे। अब पर्यार्थिक नय में कौन कौन लिया है? नैगम, संग्रह, व्यवहार को द्रव्यार्थिक नय में लिया। ऋजु सूत, शब्द, समय विरूढ़ एवं भूत को पर्यार्थिक नय में लिया, क्योंकि यहाँ से काल भेद पूर्वक चर्चा प्रारंभ होती है। संग्रह में नैगम नय में भी द्रव्य की मुख्यता दी जा रही है। संकल्प मात्र ग्राही नैगम, उसका संकल्प किसी एक द्रव्य के विषय भी है कि हमको प्रस्थ लाना है, लाने तो जा रहा अभी लकड़ी, लेकिन साध्य किसको बनाया था? प्रस्थ, माने प्रस्थ का निर्माण करना है और उसके संकल्प में वो द्रव्य ही नज़र आ रहा, प्रस्थ ही नज़र आ रहा। क्या बनाना? वही चित्रकार चित्र बनाने बैठा, उसको किसी मनुष्य का चित्र बनाना था, उसके ज्ञान में पहले पूरा मनुष्य का एक आकार बना, ज्ञानात्मक चित्र तैयार किया अंदर में, तब उसकी कलम चलेगी। समझ में आया ना? इसी तरह नैगम नय ने पहले अपने ज्ञानात्मक निर्णय ले लिया कि मुझे करना क्या है, संकल्प में रसोई बनाना है, क्या आइटम बनाना है वो तो कर। अब वो जो विषय लिया उसमें काल भेद नहीं पड़ रहा, काल भेद पूर्वक चर्चा होता तो बोलता तो अभी तो हम जा रहे हैं, फिर हम लकड़ी काटेंगे, फिर करोत लेंगे, फिर छीलेंगे, जोड़ेंगे, बनाएंगे, तब प्रस्त होगा। काल भेद पूर्वक चर्चा कहाँ है? संकल्प उसका एक मनुष्य का चित्र बनाना है, पूरा मनुष्य आकार, उसकी वही चर्चा अंतस्थल में मौजूद है, वही विषय मौजूद है। उसका गेय विषय प्रस्थ है, चित्रकार का गेय विषय मनुष्य का आकार देना है, वो भी कोई कौन सा आकार देना है? सेम हमको किसी का फोटो दी, सेम वही आकार आना चाहिए, तो वही आकार उसके मस्तिष्क में बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है। हाँ, द्रव्यार्थिक नय, नैगम नय, संग्रह ने भी द्रव्यार्थिक नय, व्यवहार ने भी मतलब क्या कर रहे हैं? भेद विवक्षा चालू हुई, लेकिन काल भेद पूर्वक विवक्षा चालू नहीं है। नय व्यवहार ने कहा, क्या बताया? संसारी जीव के कितने भेद किए? पहले तो संगी असंगी 2 भेद किए, फिर एकेंद्रीय विकलेंद्रीय भेद किए। अब क्या एकेंद्रीय का स्वरूप जो वर्तमान में बताया जा रहा है, भूतकाल में भी एकेंद्रीय का स्वरूप वही था, वर्तमान में भी एकेंद्रीय का स्वरूप वही है, भविष्य में भी एकेंद्रीय जीव का स्वरूप वही रहेगा, जिसको मात्र स्पर्शन इंद्रिय हो। स्वरूप पकड़ा जा रहा है ना। एकेंद्रीय जीव किसको कहेंगे? जिसमें मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय, हाँ, उसी का क्षोभ समय, अन्य इंद्रिया उसको प्राप्ति नहीं हुई, तो काल भेद कहाँ पड़ रहा है?
भूतकाल में भी एकेंद्रीय जीव की परिभाषा यही थी, वर्तमान में भी एकेंद्रीय जीव की परिभाषा यही है, और भविष्य में भी एकेंद्रीय जीव की परिभाषा यही रहेगी। नियमित रहे। हाँ, अनंत तो 13वें गुण स्थानवर्ती जो है, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो चुका, ये परिभाषा मान लो हमने पकड़ी। अब भेद विवक्षा कर दी ना, गुणस्थान की अपेक्षा हमने 13वें गुणस्थान के विषय को पकड़ा। लेकिन काल भेद कहाँ बन रहा है? काल भेद नहीं बन रहा है। हम तो जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया, जिनके घातिया कर्म नष्ट हो चुके, उन्हीं को अरहंत कहते हैं। क्या अरहंत की परिभाषा भूत में कोई दूसरी थी क्या? पहले भी भूतकाल में भी अरहंत की परिभाषा यही थी, वर्तमान में भी अरहंत की परिभाषा यही है, भविष्य में भी यही परिभाषा रहेगी। स्वरूप भेद पड़ रहा है क्या? कोई कुछ नहीं पड़ रहा है स्वरूप भेद। मनुष्य गति होना बुद्धिमान और मनुष्य आयु होना, उसी को मनुष्य कहते हैं। परिभाषा वही की वही, भेद विवक्षा चल रही है। सारा भेद बता रहे हैं, संसारी जीव के इतने भेद हैं। व्यवहार ने तो भेद पर भेद करता चले, लेकिन काल भेद नहीं बता रहा है, वस्तु के स्वरूप की चर्चा कर रहा है। भेदपूर्वक वस्तु का स्वरूप बता रहा है, और संग्रह में अभेदपूर्वक वस्तु का स्वरूप बताया जा रहा है। संग्रह ने अभेदपूर्वक वस्तु का स्वरूप बता रहा है, व्यवहार ने भेदपूर्वक वस्तु का स्वरूप, लेकिन स्वरूप ही बता रहा है। पर्यार्थिक ने अभी नहीं चालू हुआ है। आपको मनुष्य गति और मनुष्य आयु का होना, ये मनुष्य पर्याय है, लेकिन उसकी दृष्टि में वो पहले ये देव था, अभी मनुष्य, कालभेद नहीं चल रहा है। पहले मनुष्य था, अभी पहले मनुष्य था, अभी देव हो गया, फिर ये वापस तिर्यंच बन गया, ये सब चर्चा नहीं चल रही है। काल भेद पूर्वक चर्चा है ही नहीं व्यवहार न्याय में। व्यवहार न्याय में क्या बता रहे हैं? भेद विवक्षा पूर्वक जीव द्रव्य की चर्चा की जा रही है। जीव द्रव्य की चर्चा हो रही है कि भैया ये एकेंद्रीय जीव है, जीवत्व को दिखाया जा रहा है। इसको मात्र एक स्पर्शेंद्रिय प्राप्त है, इसका नाम रख दिया एकेंद्रीय। जिसको स्पर्शन रचना 2 इंद्रिय प्राप्त है, उसको कह रहे द्विइंद्रिय जीव। जीव द्रव्य की मुख्यता और जो बुद्धिमान पर्याय उसकी चली, उस पर्याय की गौणता, विशेषण तो देंगे कि एकेंद्रीय जीव है। विशेषण होता है गौण और विशेष होता है मुख्य। एकेंद्रीय जीव, एकेंद्रीय को विशेषण बनाया और विशेष कौन बना? जीव। जीव की मुख्यता एक दिन हमने चर्चा करी थी, जो तुम्हारे वो दिल्ली वाले ने पूछा था प्रश्न, उसमें पूरा इसकी पूरी चर्चा करी थी मैंने। उसने कहा था कैसे इसको द्रव्यार्थिक नहीं कहे, परार्थिक नहीं करे। अब पढ़ा विषय को आप भी ना रिपीट तो करते नहीं हो, क्या करें? विशेषण होगा, जैसे लाल कमल, कमल की चर्चा कर रहे, कमल को विशेषण बना दिया, विशेष हो गया मुख्य। द्रव्यार्थिक न्याय में जब द्रव्यार्थिक न्याय की चर्चा कर रहे हैं तो विशेष माने जिसकी विशेषता बताई जा रही है उस द्रव्य की मुख्यता है ना, ये चीज़ है। इसलिए नैगम, संग्रह, व्यवहार तीनों को द्रव्यार्थिक ने कहा, क्योंकि यह काल भेद पूर्वक चर्चा नहीं करता है। पर्यार्थिक ने क्रमवर्ती न पर्याय, काल भेद पूर्वक जो चर्चा होती है उसी के साथ पर्यार्थिक, उसको क्रमवर्ती का मतलब ही है काल भेद, क्रम से काल भेद पूर्वक कथन, काल भेद पूर्वक कथन करना पर्यार्थिक ने। और पर्यार्थिक ने की परिभाषा भी यही बताई, क्रमवर्ती न पर्याय। चीज़ है, टाइम हो चुका। इस प्रकार नयों के अपेक्षा द्रव्यार्थिक न्याय, पर्यार्थिक न्याय, नैगम, संग्रह आदि की चर्चा करते हुए आप वस्तु स्वरूप को समझ लो। तत्वार्थ सूत्र, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक से और नय चक्र आदि से, इन ग्रंथों से आप अन्य विषय को जान सकते हो। इतना ही कहकर यहाँ ग्रंथ समाप्त किया। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद, धर्म की जय।